हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोग का क्लास 6 का चैप्टर 7। ठीक है, ऐसे हम लोग एनसीईआरटी की समरी कर रहे थे जिसमें हम लोग क्लास 6 to 8 को टारगेट लेके रखे हैं। ठीक है, तो अभी क्लास 6 का स्टार्ट किए जिसमें क्लास 6 का चैप्टर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राज्य से साम्राज्य तक। और इससे आगे का चैप्टर अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो डियर, हम उन्हीं चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर, अगर आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो जो इम्पोर्टेंट है डियर, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या था कि इतिहास के जो आपका महानतम राजा लोग थे, ठीक है ना, जैसे कि आपका अशोक, उसके अनुसार उनके निर्देश के अनुसार क्या होता था कि कई स्तंभों और पत्थरों पर ना अभिलेख जो है उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसके पहले कि हम ये जाने कि अभिलेख क्या है, हम तो ये समझने की कोशिश करते हैं राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, यानी राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। पहले तो हम लोग राज्य, लेकिन अब वो साम्राज्य क्यों वो कहते हैं। ठीक है, तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना जो है उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 23 साल पहले की थी। ये इंपॉर्टेंट है डियर कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कितने साल पहले स्थापना की थी अपने साम्राज्य का, जिसमें अशोक जो है अब शासन करते थे 23 साल पहले। ठीक है, तो वहाँ डियर चाणक्य और कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। किनकी? चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम का किताब में मिलते हैं। तो आपको पता है ना, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की किताबें लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। और देखिए इस नगर के बारे में नीचे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी बिंदु है ना, ठीक है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इनमें साम्राज्य की जो राजधानी थी, जैसे कि पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, ये प्रमुख नगर थे। ठीक है, तो तक्षशिला जो है आपका उत्तर पश्चिम में है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम इंपॉर्टेंट है। और मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया ये के लिए आने जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ जो है उज्जैन, वो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ये जो उज्जैन है वो कहाँ पड़ता था डियर? तो ये भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले, सॉरी, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पे आपका उज्जैन पड़ता था। ठीक है, तो शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिन जिन जगह पे आपका शिलालेख मिले हैं अशोक का, उन्हें लाल बिंदुओं से जो है दर्शाया गया है। जैसे कि आपका यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंधार में, नहीं, यहाँ तक्षशिला में नहीं है। ठीक है, टोपड़ा में है, बहापुर में है, मेरठ में है, कलसी में, यहाँ पे आपका ना अशोक का शिलालेख मिले हैं। ठीक है, तो साम्राज्य जो है ना डियर, वो बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसमें किसान, पशुपालक के गांव बसे हुए थे। और मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जो था ना वो जंगल से भरा हुआ था। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, फल फूल संग्रहण करते थे, जानवर का शिकार करते थे, और इस तरीके से वो क्या करते थे, अपना जीवन जो है यापन करते थे। ठीक है, और साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भी लोग जो है वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, और शायद अलग अलग प्रकार का वो भोजन भी करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की वो पोशाक भी पहनते थे साम्राज्य में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है डियर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राज्य जो है साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो चूंकि साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं और उनके रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाली अधिकारियों की जरूरत होती थी। ठीक है, तो देखिए राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। राज्य में तो राजा हो गया और साम्राज्य में सम्राट होते थे। ठीक है, तो सम्राट में क्या होता था कि उन्हें ना बहुत सेनाओं की ज़रूरत पड़ती थी, उन्हें संसाधनों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो इससे जो भी चीज़ें जो है बड़ी बड़ी चीज़ों में इकट्ठा की जाती थी उनके साम्राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देख लीजिए कि साम्राज्य का प्रशासन
क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से जो है शासन किया जाता था। जैसे कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पे जो है सम्राट जो है ना सीधा नियंत्रण रखता था। मतलब पाटलिपुत्र जो है वो तो उसका ये था ना, क्या कहते हैं, राजधानी था, तो उस पर वो सीधा नियंत्रण करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि नियंत्रण, सीधा नियंत्रण मतलब क्या हुआ कि इस इलाके के जो गाँव थे, शहर थे, किसान थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, उसे जो भी इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, जो राजा के आदर्शों का क्या करते थे, उल्लंघन करते थे तो उन्हें सजा भी दिया जाता था, और उन्हें इस कार्य के लिए ना वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है क्लियर कि मौर्य साम्राज्य के भीतर जो है ना बहुत छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत होते थे, जिसे इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाता था। ठीक है, यानी जो राजकुमार रहते थे उनको क्या किया जाता था, वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। सॉरी, यहाँ पे क्या था, स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही आपका माना जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक जो है शिव मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे वो इकट्ठा करते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम जो है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं हमें यहाँ पे बता दे रही कि उत्तर पश्चिम का जो है ना वो कंबल के लिए, और दक्षिण भारत जो है सोना, याद रखिएगा दक्षिण भारत सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ये जो संसाधन है, नजराने, नजराने मतलब पता है ना, राजा सम्राट और सम्राट को कुछ भेंट की जाती थी तो उसको नजराना बोला जाता था। तो आपको ये याद रखना होगा कि दक्षिण भारत जो है सोना और कीमती पत्थर के लिए जाना जाता था, और उत्तर पश्चिम जो है कंबल के लिए जाना जाता था। और उसमें जंगल के जो इलाके थे उसमें से क्या वेट दिया जाता था, तो जंगल के इलाकों से आपका हाथी हो गया, लकड़ी हो गया, मधु हो गया, मोम जैसी चीज़ें जो है आपका नजराना में दिया जाता था। ठीक है, अब राजधानी में सम्राट है। देखिए हम लोग मैगेंथिस के बारे में बहुत पढ़े होंगे। ठीक है ना, मैगेंथिस, मैगेंथिस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम लोग सीटेट की में भी अभी तैयारी करेंगे तो मैगेंथिस के बारे में बहुत जानकारी, बहुत पढ़ने को मिलेगा डियर। तो यहाँ पे जो भी है मैगेंथिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मैगेंथिस जो है ना चंद्रगुप्त के दरबार में आपका पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सैल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और मैगेंथिस ने जो कुछ देखा था उसका विवरण वो लिखे थे। वो क्या क्या लिखे थे, ठीक है, ये जानना एक बार हम लोग जानते हैं कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता, किन्हें, राजा को, और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वो हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या की करने की कोशिश ना करे। उनके खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। देखिए उन्हें ना मरने का बहुत डर रहता था। उनको लगता, मतलब कि राजा पे तो बहुत जल्दी कोई भी हमला कर देता था ना, इसलिए वो एक ही रूम में मतलब 2 दिन लगातार इस तरीके से वो नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, ठीक है, के बारे में, ये एक जो है विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है, जिसमें देख लीजिए ये इम्पॉर्टेंट है कितना इसमें बुर्ज है और कितना द्वार है। ठीक है, 570 बुर्ज है और 64 आपका द्वार है। तो याद रखिएगा 570 बुर्ज है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है डियर, कितना बुर्ज है और कितना आपका द्वार है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिस पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से धानों और चिड़ियों के लिए बने बेशरों जैसे घिरा है। नेक्स्ट देखिए, राजा द्वारा खाना खाने के पहले जो है खास नौकर उसे खाने को क्या कह
चखते थे, खाने को क्यों चखते थे, सॉरी। तो डियर देख लीजिए क्या होता था कि जैसे राजा को कुछ दिया जाता था ना खाने के लिए, तो सबसे पहले उस समय क्या होता था, उनके खास नौकर जो है उसको चखते थे कि कहीं उसमें किसी तरह का जहर वहर तो नहीं मिलाया गया है, ठीक है, क्योंकि उसे राजा का जान का काफ़ी खतरा रहता था। कोई भी उससे उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं ना राजा का, इसलिए उनको मतलब वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, सेफ्टी और प्रोटेक्शन में रहते थे। अगर वो कुछ खाते भी थे ना, पहले उसे चख के दिया जाता था, ठीक है, एक रूम में वो लगातार वो नहीं सोते थे। तो इस तरीके से उनका यहाँ ख्याल रखा जाता था। देखिए, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक जो है ना, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाए। देखिए, इसमें क्या था, अभिलेख, आपको तो पता है कि अशोक जो है ना बहुत सारे अभिलेख लिखे थे। तो उनके संदेश अगर उन्हें पहुंचाना रहता था लोगों के पास, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभिलेख का सहारा लिया। उन्होंने अभिलेख द्वारा क्या किए, अपना जो संदेश है वो जनता तक पहुंचाने लगे। अशोक के जितने भी अभिलेख है ना, वो आपको प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अशोक की जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखी जाती थी, तो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। तो ये याद रखिएगा। देखिए, अशोक का कलिंग युद्ध काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ था, जब कलिंग का युद्ध हुआ था ना, तो इस युद्ध में खून खराबा देखकर जो है, ये जो है काफ़ी मतलब कि विचलित हो गए थे खून खराबा देखकर, और उसी समय इन्होंने प्रण लिया था कि आज के बाद वो कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने अपना तलवार जो है छोड़ दिए, और वो ये प्रण लिए कि हम आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो देखिए, वो अशोक जो है कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का अभिलेख में क्या है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में ये बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगी संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते थे तथा दासों मृतकों के प्रति दयावान होते थे, वो भी युद्ध में तो मारे जाते हैं और वो अपने प्रियजनों को खो देते। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करना एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। तो डियर, ये जो धर्म जो है संस्कृत शब्द में धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ये कलिंग का युद्ध हुआ, इस युद्ध को देखकर इन्होंने धर्म पालन को अपना लिया और इन्होंने ये जो है अपना एक अभिलेख में उसके बारे में पूरा जानकारी दी कि उसके बाद इन्होंने कैसे धर्म को अपनाया और लोगों तक जो है शिक्षा देने की का निश्चय किया, ठीक है। वो ये चाहते थे कि आज के बाद मेरे बेटे, मेरे जितने भी वंशज से, वो कभी भी युद्ध ना करे, बल्कि ये जो है लोगों को जीतना है तो धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना चाहिए, ना ही युद्ध से जो है लोगों का मतलब जो है दिल जीतना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका कलिंग युद्ध के बारे में। अब देखिए, अशोक का धर्म क्या था, ठीक है, ये हम लोग अब पढ़ते हैं। तो डियर, अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को भी अच्छी शिक्षा दें। तो ऐसी कई समस्याएं थी, ठीक, जैसे कि आपका उसमें जो है अलग अलग, जैसे कि अभी भी क्या है, लोग जो है अलग अलग धर्म मानते हैं, ठीक है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो इनके बीच जो होता है टकराव होता है, यहाँ पे जानवरों की बलि दी जाती है। दास और नौकरों के साथ जो है आपका अभी भी हम लोग जो है बहुत ही क्रूर व्यवहार करते हैं। पड़ोसियों के बीच लड़ाई होता है, परिवारों के बीच लड़ाई होता है, ठीक है। तो
इसलिए इन्होंने क्या किया कि धम्म और महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जहां वो लोग जो है जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभों पे भी खुदवाया था। ठीक है, ये पता है, ये तुम लोग पढ़ चुके हैं कि उन्होंने अपनी जो है शिलालेख और स्तंभों पर अपनी संदेश जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और ऐसे लोग जो उसे पढ़ नहीं पाते थे, उसे पढ़ पढ़ के जो है सुनाया भी जाता था। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। देख लीजिए, याद रखिएगा। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य हेतु श्रीलंका भेजा था। देख लीजिएगा, ये 2 पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीरिया, मिस्र और क्या है आपका ग्रीस में दूत भेजे थे। और इसमें इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्र संघमित्रा को कहाँ भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। देखिए, अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या संदेश दिया है, एक बार ये हम लोग देखते हैं। तो डियर, यहाँ पे कुछ कुछ लाइन जो था इंपॉर्टेंट था वो हम आपको बता चुके हैं। ऐसे ही उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अपने मतलब कि प्रजा को क्या संदेश दे रहे हैं अशोक। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। देखिए, लोग क्या करते हैं ना, हर पूजा पाठ में अनुष्ठान करते हैं। विवाह जब होता है तब अनुष्ठान किया जाता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं तब अनुष्ठान किया जाता है। तरह तरह का अनुष्ठान जो है लोग जो है अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं। तो ये क्या कहता है कि ये कर्म कांड जो है किसी काम की नहीं है। यानी ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, बड़े बड़े अनुष्ठान जो करते हैं, ठीक है, तो ये किसी काम का नहीं है। अगर इसके बदले जो है हम दूसरे के प्रति जो है एक मतलब कि देखिए दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। ये क्या बोले, ये जो अनुष्ठान करते हैं, ये जो दिखावा हम लोग करते हैं, इसकी जगह अगर हम लोग दूसरी रीति को मानते हो तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। दूसरी नीति, इनका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई है, अगर वो अपने दासों के साथ, अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है, बड़ों का आदर करता है, सभी जीवों का दया भाव रखता है, ब्राह्मणों का और शमनों को दान देता है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो है आपका मतलब कि फलदायी और कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है हमें बड़ी बड़ी अनुष्ठान करने की। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो हमें जो है बड़े बड़े अनुष्ठान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका कहना ये है, अपने धर्म की प्रशंसा ये दूसरे के धर्म की निंदा करना। देखिए, अगर हिंदू है, अगर वो बोलता है कि नहीं हम हिंदू है, हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, मुस्लिम का धर्म अच्छा नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर मुस्लिम ऐसा कहता है तो वो भी बिल्कुल गलत है। हमें एक दूसरे की धर्म की जो है आदर करनी चाहिए, ये कहते हैं। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो है अशोक ने अपनी प्रजा के साथ कही थी। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मी लिपि जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जो है पिछले सैकड़ों वर्षों से जो है ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अ का कुछ अक्षर दिया हुआ है जो कि आपका अलग अलग लिपि में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मलयालम में, तमिल में, बांग्ला में, देवनागरी में और आरंभिक ब्राह्मी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, ये हम लोग डिस्कस किए थे ना कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी, तो 23 साल पहले हुआ था। तो डियर, यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, हम आपको बता चुके थे कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप उन्हें देख लीजिएगा। ऐसे एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।